Hello my dear friends, welcome all of you on the YouTube channel of Krishna Academy. Here I am your friend, your companion Chitransh Dadich, and today we are going to talk about our next part which is the pendings of determiners. तो डिटर्मिनर्स के बारे में लास्ट हम लोगों ने कुछ 9 रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसके आगे के कुछ 10-11 रूल्स और हैं, उन्हें हम आज के वीडियो में देखेंगे। और जैसे ही हमारा एडजेक्टिव का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ऑल ओवर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम लोग उन्हें भी देखने वाले हैं, और उसी के साथ में हम सैम्पल क्वेश्चंस भी और देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स में हमारा आज का जो रूल आता है, जो रूल नंबर 10 है, रूल नंबर 9 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस कर लिया है। अगर उसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे का अपना ये पार्ट देखने वाले हैं। तो ये रूल क्या कहता है? यूज ऑफ लेटर, यहां हम बात करने वाले हैं लेटर के बारे में, लेटर के बारे में, लेटेस्ट के बारे में और लास्ट के बारे में। ये 4 वर्ड हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, नियर बाय इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन इनके यूजेज जो हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट हैं। सभी के अपने अपने अर्थ होते हैं, अपने अपने मतलब होते हैं। तो सबसे पहला क्या बता रहा है, देखिए, लेटर और लेटेस्ट जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको दर्शाता है? यहाँ पे वो टाइम को दर्शाने का काम करता है। और उसी की जगह हम लोग देखें लेटर एंड लास्ट जो है वो पोजीशन को बताता है। पोजीशन को हिंदी में क्या कह देंगे हम लोग? क्रम को बताता है। ठीक है, किसी भी तरह के ऑर्डर को रिप्रेजेंट ये यहाँ पर करता है, ऑर्डर को दर्शाने का काम यहाँ पर ये करता है। तो इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर अगर इनका मूल अर्थ समझें तो लेटर और लेटेस्ट, तो लेटर का मतलब तो हो गया नंबर 1, मैं इनको नंबर्स दे देता हूँ, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो लेटर का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर देखें तो हम बाद में, आई टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बाद में किस आधार पे? समय के आधार पर, क्रम के आधार पर, किस आधार पे बाद में बात करेंगे? तो जब मैं कहता हूं आई सी यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, या आई टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, इसका मतलब क्या है? बाद में यानी समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट का मतलब हमें यहां पे देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है आधुनिक, यानी कि कुछ ऐसा जिससे नया कुछ भी और नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। 2000 के अकॉर्डिंग, ईयर 2000 के अकॉर्डिंग जो नोकिया के सेलफोन आते थे 3310 वो लेटेस्ट हुआ करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 2000 ईयर। ठीक है, 2000 जो साल था हमारा, ईयर 2000, उसके अकॉर्डिंग नोकिया के जो छोटे वाले सेलफोन आते थे वो उस समय के हिसाब से लेटेस्ट थे। लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग अदर जो सेलफोन्स हैं, जो मोबाइल फोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट है। अब 2025 के अकॉर्डिंग उस समय की टेक्नोलॉजी आ जाएगी और उस समय की जो चीजें होंगी वो लेटेस्ट होंगी, यानी कि उससे ज्यादा आधुनिक, उससे ज्यादा नए जमाने का और कुछ भी नहीं है। तो कोई भी चीज जो आधुनिक हो या अपने आप में आधुनिकतम हो, सबसे ज्यादा लेटेस्ट हो या मोस्ट मॉडर्न हो, उसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? वर्ड का, कि भैया ये लेटेस्ट है, इससे नया और कुछ भी इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा नया या सबसे ज्यादा आधुनिक बताने के लिए हम समय के आधार पर, फिर से बता रहा हूं, लेटेस्ट का यूज करते हैं। तो ये 2 तो हमारे हो गए जो हमें किसका बताते हैं? समय का बताते हैं, टाइम का बताते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर आता है लेटर और लास्ट। लेटर के अंदर मतलब क्या होता है? नंबर 3, ये भी बाद में को बताता है, लेकिन बाद में किसको बताता है? क्रम को बताता है, यानी ये काम मैं बाद में करूंगा। बाद में करूंगा मतलब पहले जो कार्य मैं अभी कर रहा हूं, यानी कि इसके बाद में मैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगा। तो यहां पर मैंने क्रम के बारे में बोला है, समय के बारे में नहीं बोला है। बात समझ रहे हैं? हम लोग एक ऑर्डर से सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके टाइप्स देखे, सफिक्सेस से बनने वाले कौन से एडजेक्टिव्स हैं वो देखे, उसके बाद में हमने डिटर्मिनर्स देखा, उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे? जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है उसको हम लोग उसके बाद में देखने वाले हैं। तो यहां पर इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो एक मैंने आपको बताया टॉपिक्स, ये टॉपिक्स का ऑर्डर है, टॉपिक्स का टाइम नहीं है। समय के आधार पर नहीं बोल रहा हूं कि बाद में पढ़ेंगे, क्रम के आधार पर बोल रहा हूं कि डिटर्मिनर्स के बाद में हम लोग एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर क्रम के आधार पर, यानी कि मेरे बाद में जो भी विद्यार्थी आएगा
वो या मेरे बाद में जो भी टीचर आएगा वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएगा या साइंस पढ़ाएगा तो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, क्रम के आधार पर वो बाद में आने वाला है। नंबर 4 का मतलब होता है लास्ट। लास्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोल देंगे? लास्ट का मतलब यहां हो गया अंतिम। अब अंतिम को पहचानने के लिए सबसे पहले प्रथम को पहचानना जरूरी है, ठीक है। अंतिम को पहचानने के लिए सबसे पहले किसे पहचानना जरूरी है? प्रथम, यानी फर्स्ट पता चलेगा तभी तो लास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। भाई ये फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। तो अब मैं क्या कह दूंगा कि 10th इज माई लास्ट स्टूडेंट, कि 10वें नंबर का जो विद्यार्थी है वो इस कक्षा का अंतिम विद्यार्थी है। तो इस हिसाब से क्या हुआ गाइस कि सीधे तौर पर हम ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर को हमने देखा तभी हम लास्ट तक पहुंचे, ठीक है। कहते हैं कि दिस इज माई लास्ट ऑप्शन। एक नॉर्मली कहता है ना कि यार दिस इज द लास्ट ऑप्शन आई हैव, यानी कि ये मेरे पास अंतिम ही मेरा एक ऑप्शन बचा है, इसके अलावा इसके आगे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा मुझे। यहां पर जो हमारा स्पीकर है वो क्या कहना चाहता है कि मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 2-3 ऑप्शन पहले हैं क्रम में, लेकिन उसके बाद जो सबसे अंतिम है क्रम के अनुसार उसे मैं क्या कह दूंगा? लास्ट कह दूंगा। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है वो किया जाता है इन दोनों में, लेटर और लेटर में। बात समझ रहे हैं? स्पेलिंग को देखिए, LATER और LATTER। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें समझना जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में क्रिएट किया जाता है। लेटेस्ट और लास्ट ये तो वर्ड ऐसे हैं जो हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेटेस्ट वॉच, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, या फिर लास्ट क्लास, लास्ट लेसन, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं बोलचाल की भाषा में। लेटर और लेटर इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होने की वजह से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है, ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है, टाइम के बारे में बात की जा रही है, या फिर ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है। अगर टाइम के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ देखिए, ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर हमें इसे देखना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही लेटर रिफ्यूज टू कम, इनकरेक्ट है, उसने बाद में आने से मना कर दिया। बाद में आने से मना कर दिया मतलब समय के आधार पर, लेकिन स्पेलिंग क्या यूज किया इसने? LATTER का इस्तेमाल किया गया, इस वजह से सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो गया। ही लेटर रिफ्यूज टू कम, ये सही है क्योंकि समय के आधार पर बाद की बात की जाएगी। द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवेल इज नॉट क्लियरली रिटन, गलत है क्योंकि समय के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये क्या है? बाद वाला जो भाग है इस नॉवेल का वो साफ तौर पर लिखा नहीं गया है। तो बाद वाला यानी कि पहला भाग और उसके बाद वाला भाग यानी दूसरा भाग। तो यहाँ पे क्रम है ना पहले और दूसरे के बीच में, समय के आधार पे तो नहीं है, क्रम के आधार पे है, तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 11 क्या कहता है? फर्दर, फर्दर, फारदेस्ट एंड फर्देस्ट। तो इनका मतलब क्या है कि हमें इनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। ER और ER से बनने वाले ये दो हैं, तो ये तो हमारे चले जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, और EST वाले दो हैं, ये हमारे चले जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, ठीक है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री के अंदर फार्दर और फर्दर में क्या अंतर होता है और फारदेस्ट और फर्देस्ट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार जरा मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूं। चलिए, तो यहां पर हमारा क्या यूज बन रहा है, देखिए FA और FA से जो बनने वाले हैं वो डिस्टेंस को बताते हैं। डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी को बताते हैं। किसे बताएंगे? यहाँ पे दूरी को डिनोट करते हैं। जबकि FU से बनने वाले जो हैं फर्दर और फर्देस्ट जो है वो किसे बताएंगे? नेक्स्ट या फिर पोजीशन को, यानी कि ये फिर से क्रम को बताएंगे, ऑर्डर को बताएंगे, और ऑर्डर में क्या बताएंगे? अगला, नेक्स्ट। क्या बताते हैं ये ऑर्डर के अंदर? अगला बताते हैं कि नेक्स्ट यहां पर क्या आने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हम बात करते हैं फार्दर और फारदेस्ट की, तो यहां पर ये डिस्टेंस को बताता है कि भाई देखो, आप यहां पे देखो ना, सीधा लिखा हुआ ही है ना। फारदेस्ट को हम जब लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा? फार। फार का मतलब दूर, दूरी को वहां पे डिनोट करता है। आफ्टर दिस ही मेड अ फर्दर स्टेटमेंट। अब फार्दर स्टेटमेंट यानी कि दूरी से संबंधित कोई स्टेटमेंट दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसने अपना अगला स्टेटमेंट दिया। बात समझ रहे हैं?
आफ्टर दिस ही मेड नो फार्दर स्टेटमेंट। तो फार्दर कैसे होगा, फर्दर होगा ना, कि उसने इसके बाद में कोई अगला स्टेटमेंट नहीं दिया, या उसके बाद में उसने कोई दूरी से संबंधित स्टेटमेंट नहीं दिया। तो स्टेटमेंट वर्ड का दूरी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट तो अगला हो सकता है, दूर का स्टेटमेंट या पास का स्टेटमेंट तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है, फार्दर का यूज करना गलत होगा, यहाँ पे फर्दर होना चाहिए। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर स्टेटमेंट, यानी कि इसके बाद उसने अगला कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, अगली कोई भी बात उसने नहीं कही। तो यहां पर हमारा ये सेंटेंस सही हो जाता है। दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम हरिद्वार देन रुड़की, यानी कि दिल्ली जो है वो हरिद्वार से ज्यादा दूरी पर है बजाय कि रुड़की, यानी कि रुड़की से जो हरिद्वार है वो तो पास में है, लेकिन दिल्ली से जो हरिद्वार है वो डिस्टेंट है, यानी कि दूरी पर है। तो यहां पे हमने क्या बात की थी, दूरी को बताएगा। स्पेलिंग इसने क्या यूज की है, FA का इस्तेमाल इसने किया है, यानी कि यहां पर हमारा जो यूज है वो बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहां पर बात की जा रही है, तो ये सही है। डोंट मेक फर्दर डिले, फर्दर डिले यानी कि अब और ज्यादा देर मत करो। तो फर्दर डिले यहां पर ये सेंटेंस हमारा सही बनता है। तो हमें यहां पर क्या एक शॉर्ट ट्रिक क्या पकड़नी है कि FAR और FUR। तो FUR का तो हमारे पास कोई वैसे बेसिक मीनिंग बनता नहीं है, तो FUR को हम रहने देते हैं। FAR का मतलब क्या होता है, फार, फार का मतलब दूर। तो अगर फार्दर बन रहा है तो इसका मतलब वो किसे बताएगा, दूरी या डिस्टेंस को बताने का काम करेगा। उसी की बजाय अगर FUR आ जाता है तो वो हमें क्रम या अगला, यानी क्रम में जो अगला है, नेक्स्ट जो है, उसके बारे में डिनोट करता है, उसके बारे में बताता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने यहाँ पे 4 चीजें देखी, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लेटेस्ट, लेटेस्ट एंड लास्ट, फार्दर, फार्देस्ट, फर्दर एंड फर्देस्ट। तो अगला के लिए और दूरी के लिए यहां पर ये चीज आपको क्लियर की गई है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या रूल बनता है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स आर्टिकल द मस्ट ऑलवेज प्लेस्ड। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि जब भी हम किसी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, क्या नहीं होती है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको मैं अभी थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूं, क्योंकि अगला जो हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो पूरा डिग्रीज को ही डेडिकेट रहेगा, तो वहां पर हम इसे बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बेसिकली ये समझ लें कि जिनके लिए बिल्कुल नया वर्ड है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता क्या है या सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए गाइस, 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। अगर मैं कहूं गुड, तो ये मेरी कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। अब जब मैं 2 के मध्य तुलना कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं। कंपैरिजन कर रहा हूं तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करूंगा। तो यहां पर हो गया मेरे लिए गुड का बन गया बेटर, गुड बेटर। उसके बाद में अगर मैं समूह में से किसी एक को बताऊं, यानी कि यहां तो एक और एक, 2 के मध्य तुलना हो रही है और यहां पर समूह में से किसी एक को भिन्न बताया जा रहा है या अलग बताया जा रहा है किसी गुण या विशेषता के आधार पे, तो वहां हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं और वहां हम कह देते हैं बेस्ट। तो गुड, बेटर और बेस्ट, ये 3 हमारी हो गई। हमारा रूल किससे रिलेटेड है गाइस, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से हमारा रूल कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री यानी कि बेस्ट अगर कहीं पर भी आएगा तो उससे पहले हमें किसका यूज करना है, द आर्टिकल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन केस भी है, लेकिन पहले एक बार इस बात को समझ लीजिए कि द हमेशा लगेगा। अब पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो हम जितने भी एडजेक्टिव्स को चेंज करते हैं उसके 3 आधार होते हैं। ठीक है गाइस, कितने आधार होते हैं उसके, 3 आधार होते हैं। या तो ER और EST लगा के कर लो, ठीक है, ER और EST लगा के कैसे करेंगे, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो फास्ट हमारा पॉजिटिव हो गया, फास्टर हमारा कंपेरेटिव हो गया और फास्टेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो यहां पे हमने फास्ट में ER और EST लगा करके उसको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर लिया, पहला तरीका। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहली पहचान क्या हो गई, अगर किसी के लास्ट में लगा हुआ है EST, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान लिखवा रहा हूं गाइस, ध्यान से देखना है इसे। सेकंड हमारा क्या होता है, जो
ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें पहले ही कोई सफिक्स जुड़ा हुआ हो, तो उसके आगे हम लोग और ज्यादा सफिक्स ना जोड़ करके क्या कर देते हैं, मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड जिसके आगे मोस्ट लगा हुआ हो तो समझ जाओ कि वो भी कौन सी डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। नंबर 3 यहां पर आता है जिसे हम कहते हैं इर्रेगुलर डिग्रीज होती है हमारी, जैसे कि ये, इनकी कोई पहचान नहीं होती। ये कुछ 10-12 वर्ड्स हैं जो हमें बेसिकली याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या देख लिया, एग्जाम्पल के लिए सीधा लिख रहा हूं मैं बेस्ट, यानी कि ये इर्रेगुलर है, ये इर्रेगुलर हमारी डिग्रीज है, ठीक है। तो ये 3 हमारे पहचान बनती है कि ये वर्ड जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें उसके आगे द का यूज कंपल्सरीली करना है। देखो मोस्ट और बेस्ट ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब क्योंकि ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, हमें इन दोनों के आगे क्या करना पड़ा, द का यूज करना पड़ा। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। गेटिंग माई पॉइंट, जब बेस्ट बोला तो सुपरलेटिव डिग्री आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो द का यूज कर लिया। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए यहां पे क्या है, मोस्ट, मैंने सेकंड पहचान क्या बताई थी, मोस्ट, ठीक है। अगर मैं कहूं दिस इज द फास्टेस्ट बाइक इन द मार्केट, तो जब मैं कहता हूं फास्टेस्ट बाइक, ये मैंने यहां पे कह दिया फास्टेस्ट बाइक, लास्ट में क्या आ रहा है, EST, तो मुझे यहां पे आगे क्या बोलना पड़ेगा, द फास्टेस्ट बाइक बोलना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि यहां पे मेरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहां पर मेरा किया गया है, इसलिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा, ताकि मेरे डिटर्मिनर का जो रूल है उसे मैं एग्जैक्टली फॉलो कर सकूं। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है। अब इसमें एक एक्सेप्शन मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, एक सेंटेंस में बता रहा हूं, बाकी फिर हम इसको नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर पजेसिव प्रोनाउन आ जाए या एडजेक्टिव प्रोनाउन आ जाए, कई जगह उसे एडजेक्टिव प्रोनाउन से पढ़ाया जाता है, कई जगह उसे पजेसिव प्रोनाउन से पढ़ाया जाता है, तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करना है हमें वहां पे, द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए गाइस, जैसे कि द बेस्ट बुक, माय बेस्ट ड्रेस। अब जब यहां पर बेस्ट से पहले कुछ भी नहीं था तो हमने द का यूज कर लिया, यानी कि अपने इस रूल को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया। लेकिन जब बेस्ट से पहले यहां पर मेरा क्या आ गया, पजेसिव प्रोनाउन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है, द का यूज इसके साथ में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं और इनके साथ हमें कभी भी द का यूज नहीं करना चाहिए। अगर पजेसिव प्रोनाउन आ गया तो ये रूल हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस रूल का हमें यहां पर यूज नहीं करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, ये बस एक छोटी सी चीज यहां पर ध्यान रखना। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि सर आपने बताया था सुपरलेटिव एडजेक्टिव अगर हो तो उसके साथ द तो लगाना ही लगाना है। देखो यहां पे रूल में क्या लिखा हुआ है, मस्ट, और फिर ब्रैकेट में ऑलवेज और लिखा हुआ है, यानी लगाना ही लगाना है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ऐसे पत्थर की लकीर मत मानो कि नहीं सर आपने तो कहा था लगाना ही लगाना है, आगे बोले कुछ भी हो, हम तो आंख बंद करके और जाकर के दीवार में बचीड़ा देंगे, तो वो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे। ठीक है, तो हमें उस चीज को वैसे नहीं लेना है। हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस को भी ध्यान में रखना है साथ में, कि अगर उसके साथ में पजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो हमें वहां पर इस रूल को ड्रॉप करके और पजेसिव प्रोनाउन के रूल को फॉलो करना चाहिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट हम लोग अपने अगले रूल के बारे में बात करते हैं। देखिए वापस वही बात आ गई, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। पहला हमारा है नियरेस्ट, दूसरा है हमारा नेक्स्ट। अब इस बात को समझो कि नियरेस्ट जो है मतलब सबसे ज्यादा करीब, नियर का मतलब करीब, नियरर यानी उससे करीब, और नियरेस्ट मतलब सबसे करीब। जो सबसे करीब है वो किसको बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। और नेक्स्ट, अगला, जो नेक्स्ट है वो किसको बताएगा, पोजीशन को बताएगा। वापस वही बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस की थी, दूरी और क्रम। एक बताएगा दूरी को और एक बताएगा क्रम को, यानी कि वो मेरे सबसे पास में बैठता है और वो मेरे से अगली पोजीशन पे बैठता है। तो मैं कहूंगा, जब मैं कहूंगा मेरे सबसे करीब बैठता है तो मैं कहूंगा नियरेस्ट टू मी।
और जब मैं कहूंगा कि मुझसे अगला बैठता है तो मैं कहूंगा नेक्स्ट टू मी। गेटिंग माई पॉइंट, कि मुझसे बिल्कुल करीब बैठता है, ही सिट्स नेक्स्ट टू मी, और ही सिट्स नियरेस्ट टू मी, यानी कि मेरे सबसे ज्यादा करीब बैठता है। तो यहां पर जो एक बेसिक चीज हमें देखनी है वो ये है कि इन दोनों के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। आपने ये चीज पहले नहीं देखी होगी, लेकिन अभी आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे इन दोनों के साथ किसका इस्तेमाल हुआ है। जब भी हम किसी चीज को नियरेस्ट या नेक्स्ट बताते हैं तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन का हमें प्रयोग करना पड़ता है। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, यानी कि मेरे बिल्कुल पास में बैठा हुआ था, मेरे से बिल्कुल अगला क्रम था उसका। और जब मैं कहता हूं पटना जंक्शन इज द नियरेस्ट टू माई हाउस, यानी कि पटना जंक्शन जो है वो मेरे घर के सबसे पास वाला जंक्शन है, यानी कि सबसे नियरेस्ट है। तो जब मैं कहता हूं सबसे पास वाला और मुझसे अगली पोजीशन पे, तो जब मैं कहता हूं अगला तो मैंने कह दिया नेक्स्ट, और जब मैं कहता हूं सबसे पास बैठ रहा है तो नियरेस्ट। पर ध्यान रखना इन दोनों को कौन सा प्रीपोजिशन फॉलो करेगा, टू प्रीपोजिशन जो है वो इन दोनों को फॉलो करता है। दिस इज द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। अब ये नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस नहीं हो सकता क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल अगला नहीं है, या तो जो बिल्डिंग है मेरे घर के बिल्कुल पास वाली जो बिल्डिंग है तो मैं उसके लिए कह सकता हूं द नेक्स्ट द बिल्डिंग विच इज नेक्स्ट टू माई हाउस। तो नेक्स्ट टू माई हाउस यानी कि मेरी घर की बिल्डिंग से जो अगली बिल्डिंग है वहां तो वो बैठ जाएगा, लेकिन दिस इज द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस नहीं, दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस बनेगा, नेक्स्ट नहीं बनेगा। ये मेरे घर के सबसे करीबी पोस्ट ऑफिस है, मतलब ये कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो मेरे घर के सबसे ज्यादा करीब है। नेक्स्ट आता है दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस है ये मेरे घर से सबसे करीबी है। राइट और रॉन्ग, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमें यहां पर देखना है। नेक्स्ट हमारा आता है एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। तो वापस वही वाली बात आ गई, ई आर और ई एस टी। तो ई आर है तो कंपेरेटिव डिग्री है और ई एस टी है तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब यहां पर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम लोग ज्यादा नहीं फंसेंगे। एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है उसको हम सीधे तौर पर देखते हैं। देखिए, एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, और ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज किया जाता है पर्सन्स और थिंग्स के लिए। एल्डर जो है वो टू आफ्टर को बताता है, टू आफ्टर इट वाइल, ओल्डर टेक देन। ठीक है, तो यानी कि एल्डर के बाद में टू का इस्तेमाल किया जाता है और ओल्डर के बाद में देन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो चीजें हमें समझनी है। अब इसे जरा मेरी भाषा में, सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि एल्डर, एल्डेस्ट किसके लिए आएगा, ब्लड रिलेशन के लिए। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे छोटे हैं लेकिन मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के अंदर ब्लड रिलेशन नहीं है। मेरा एक बड़ा भाई है तो मेरे और मेरे बड़े भाई में ब्लड रिलेशन है। डिफरेंस समझ रहे हो? यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, लेकिन वो मेरे रियल बड़े भाई साहब नहीं है, यानी कि हमें क्या है, ब्लड रिलेशन नहीं है, तो मैं उनके लिए कभी भी एल्डर और एल्डेस्ट का यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा सगा जो बड़ा भाई है, हमारे बीच में ब्लड रिलेशन है, तो उनके लिए मैं किसका इस्तेमाल कर पाऊंगा, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज कर पाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट। और इनके साथ, दोनों के साथ ही हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग करना है हमें यहाँ पे, टू का प्रयोग यहाँ पर करना हमें चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। अब बात आती है ओल्डर या ओल्डेस्ट की। ओल्डर और ओल्डेस्ट के साथ हम हमेशा लगाते हैं देन। ही इज ओल्डर देन मी, ही इज एल्डर देन मी। राइट और रॉन्ग? तो यहां पर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट, सॉरी हाँ, ओल्डर और ओल्डेस्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। ये किस किस के लिए यूज होता है, सबसे पहले आता है थिंग्स, अदर, कोई कम्युनिटी के, कोई कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सोशल रिलेशंस हैं, ठीक है, या फ्रेंडली रिलेशंस हैं। इन सब के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ओल्डर या ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ब्लड रिलेशन जो है उसके लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। यहां पर यही चीज हमें बताई गई है, एल्डर एंड एल्डेस्ट का यूज किया जाता है मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अब इतना बड़ा बोलने की बजाय मैं तो सीधे तौर पर एक वर्ड याद रखता हूं कि देख लो भैया, दोनों में ब्लड रिलेशन है कि नहीं है, क्या है कि नहीं है, दोनों में ब्लड रिलेशन है कि नहीं है। दोनों में ब्लड रिलेशन है, एल्डर एल्डेस्ट लगा दो।
और अगर ब्लड रिलेशन नहीं है, यारी दोस्ती में, सामाजिक तौर पर या समूह के हिसाब से बता रहे हैं कि ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, किसी फ्रेंड को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो भी हम बोलते हैं ये बड़े भाई साहब हैं हमारे, आप मिलिए इनसे, तो उसमें हमें किसका इस्तेमाल करना है? ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करना है। आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, गलत है, मेरा एक बड़ा भाई है, क्योंकि मेरा और उसका ब्लड रिलेशन है तो मैं ओल्डर नहीं बोल सकता, इनकरेक्ट हो गया। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आई हैव अ ब्रदर हु इज एल्डर टू मी, आप चाहो तो इसी सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हो, मेरा एक भाई है जो कि मुझसे बड़ा है। आई हैव अ ब्रदर हु इज एल्डर टू मी मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या देखा है, एल्डर और एल्डेस्ट के साथ में मुझे टू का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आता है मोहन इज द एल्डेस्ट बॉय इन द टाउन। नहीं, सबसे बड़ा हम सबका मतलब एक टाउन के अंदर हम सारा परिवार थोड़ी रह रहे हैं, पूरी एक फैमिली थोड़ी, हम पूरे टाउन के अंदर जितने लोग रह रहे हैं हम सब में ब्लड रिलेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये कहना इनकरेक्ट माना जाएगा, गलत माना जाएगा कि एल्डेस्ट बॉय है, वो ओल्डेस्ट बॉय हो सकता है, क्योंकि ठीक है एक टाउन के हिसाब से हमारी पूरी एक टाउन की कम्युनिटी हो गई, उसमें वो सबसे बड़ा है तो वो ओल्डेस्ट बॉय हो जाएगा, उसमें हम लोग मना नहीं कर रहे, वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टाउन में सारा एक ही परिवार थोड़ी रह रहा है कि एक टाउन के अंदर पूरी एक ही फैमिली रह रही है और उनमें सबसे बड़ा है, तो ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, वहां पर हम एल्डेस्ट बॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अगर टाउन की बात की जा रही है तो एल्डेस्ट कहना उसे गलत होगा, ओल्डेस्ट कहना ही उसे सही माना जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर। साफ लिखा हुआ है, लेस जो है वो क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटी का मतलब किसे बताएगा, मात्रा को बताएगा, और फ्यूअर जो है वो नंबर को बताएगा, नंबर का मतलब क्या हो गया, संख्या को बताएगा। तो सीधे तौर पर बात वापस आ गई, हमें यहाँ पे नाउन देखना है। अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें लेस का यूज करना है, काउंटेबल नाउन है तो हमें फ्यूअर का इस्तेमाल वहां पर करना चाहिए। ठीक है, अब शुगर जो है वो कैसी है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पहला नाउन वाला वीडियो देखिएगा आप एक बार, कि जिन्हें नापा जाए, मापा जाए या तोला जाए वो सारी की सारी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, जिन्हें महसूस किया जाए वो भी अनकाउंटेबल होती हैं। तो शुगर को हम क्या करते हैं, तोलते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर फ्यूअर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फ्यूअर किसे बताता है, संख्या को बताता है। तो संख्या को यहाँ पे बताना गलत है, क्योंकि ये जो नाउन है ये एक मात्रात्मक नाउन है। कैसी नाउन है, मात्रात्मक है, यानी कि क्वांटिटिव नाउन है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन है, तो फ्यूअर यहाँ कहना गलत होगा। लेस शुगर कहना सही होगा, क्योंकि लेस जो है वो क्वांटिटी को बताता है और शुगर जो है वो क्वांटिटिव नाउन है। ही हैज़ लेस मनी देन आई, उसके पास मुझसे कम पैसा है। अब क्योंकि यहाँ पर जब पैसे को हम लोग मनी वर्ड को लेकर के बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो गाइज मोस्टली पैसे को, मनी को जो है अनकाउंटेबल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके साथ भी हम लोग एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। वो यूनिट इंडिया में क्या है, रुपए, राइट और रॉन्ग, रुपीज बोलते हैं ना, तो रुपीज क्या है, दैट इज द यूनिट ऑफ काउंटिंग, यानी कि वहां पर हम यूनिट को काउंट करते हैं, कितने रुपए हैं, राइट और रॉन्ग, तो कितनी यूनिट है, तो यहाँ पर यूनिट को काउंट किया जा रहा है, पैसों को काउंट नहीं किया जा रहा है। या तो आप नोट काउंट कर लो, तो नोट जो है वो काउंटेबल है, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो काउंटेबल हैं, लेकिन रुपीस जो है, पैसा, मनी जो है वो काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही कहलाएगा, लेस मनी देन आई, उसके पास मुझसे कम पैसा है। अब पता नहीं भाई उसके पास कम है कि ज़्यादा है, मैंने उसका भी नहीं गिना और खुद का तो पता नहीं है अभी। नेक्स्ट, रूल नंबर 16, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जैसे कि परफेक्ट, आइडल, फुल, चीफ, यूनिक, कंप्लीट, इनफाइनाइट, एक्सट्रीम, एंटायर, यूनिवर्सल, एम्प्टी, इम्पॉसिबल, यूनामिनियस, स्क्वायर, साउंड, ये सारे के सारे जो हैं इन्हें कंपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक्सप्रेस करते हैं मीनिंग को, जिसके साथ जो कि एडमिट नहीं करता है किसी भी प्रकार के वेरिएशन ऑफ डिग्रीज को, यानी कि डिग्री में किसी भी प्रकार का ऊपर या नीचे होना वहां पर ये नहीं बताया जाता। कैसे, मैं कहूँ कि मेरे आई हैव सम, जैसे एक सम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सम एडजेक्टिव जैसे कि आई हैव ईटन स्टमक फुल, यानी कि मैंने पेट भर के खा लिया है। अब पेट भर के खाने का मुझे वो बताओ, डायमीटर बताओ कि कितना ग्राम या कितना किलोग्राम खाना होगा जो पेट भर खाना कहलाएगा। क्या आप एग्जैक्टली इसे काउंट कर सकते हो क्या कभी भी? तो जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि
ये सारे के सारे जो हैं इन्हें कंपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि एक्सप्रेस करते हैं ऐसे मीनिंग को जो कि कभी भी एडमिट नहीं करते हैं किसी भी डिग्रीज के वेरिएशन को। दिस अचीवमेंट वॉज मोस्ट यूनिक। अब ये अचीवमेंट सबसे ज़्यादा यूनिक थी, तो कैसे यूनिक थी भाई? ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो यूनिक थी? तो यूनिक की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। हिज अचीवमेंट वॉज यूनिक, ये यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर इसे इनकरेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि यूनिक के साथ में मोस्ट का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनिक चीज तो पहले ही अपने आप में यूनिक है, उसे मोस्ट यूनिक कैसे कहोगे? मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि भाई ये जो स्क्रीन है ये स्क्वायर है, मान लीजिए हमने ये कह दिया कि ये स्क्वायर है, ओके। तो अब मुझे बताइए कि स्क्वायर अगर कोई चीज है तो वो प्रॉपर होगी तभी हम उसे स्क्वायर कहेंगे। अब मैं कहूँ कि मोस्ट स्क्वायर है तो ये तो कहना ही गलत हो गया। क्यों कहना गलत हो गया मोस्ट स्क्वायर? क्योंकि जो चीज पहले ही स्क्वायर है उसे और ज्यादा स्क्वायर कैसे करोगे? उसे और ज्यादा स्क्वायर नहीं किया जा सकता। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट या EST या ER का इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे तो समझ जाओ कि ये इनएप्रोप्रिएट यूज है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इन्हें इनसे और ज्यादा आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं बना सकते। मोस्ट परफेक्ट कहना गलत है, क्योंकि परफेक्ट ही अपने आप में परफेक्ट होता है। योर नॉलेज इज परफेक्ट, ये यहाँ पे करेक्ट होगा, सॉरी ये इनकरेक्ट गलती से लिखा हुआ है। मोस्ट परफेक्ट गलत होगा, परफेक्ट इज सही है, यानी कि आपकी जो नॉलेज है वो परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? व्हेन अ कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड एंड हैज एनी आफ्टर इट, द थिंग्स compared must always be excluded from the class of things with which it is compared by using other। अब देखिए यहां पर हमें क्या देखना है कि जब भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कंपेरेटिव डिग्री का, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कंपेरेटिव डिग्री का, जो ER से बनता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि जब ER का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर हमें एनी सिटी का इस्तेमाल करना गलत है, अदर सिटी जो है उसका इस्तेमाल करना सही होता है। तो ये रूल सीधे सीधे तौर पर क्या कहता है कि कंपेरेटिव डिग्री में ER से बनने वाला एक वर्ड आ गया, उसके बाद देन आ गया, और उसके बाद में एनी अगर लगा हुआ है तो वो एनी इनकरेक्ट होगा। उसकी जगह हमें क्या बोलना है? हमें यहाँ पर अदर का यूज करना पड़ेगा। सीधे सीधे तौर पर ये आपका जो रूल है ये इतना ही आपकी बात यहाँ पर रखता है कि अगर हमने यहाँ पर देखा लार्जर देन एनी सिटी इन इंग्लैंड, नहीं, लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड, यानी कि एनी अदर, सॉरी एनी नहीं बोल करके हमें यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? एनी अदर बोलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एनी स्टूडेंट और एनी अदर स्टूडेंट, एनी एनिमल, एनी अदर एनिमल, यानी कि हमें यहाँ पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? एनी के साथ साथ अदर का यूज भी हमें करना पड़ेगा। केवल एनी का यूज हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, उसे अनएप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कंपेरेटिव डिग्री आ गया, देन आ गया, और उसके बाद में एनी है तो गलत है, एनी अदर है, सॉरी ये भी आएगा, इसमें इंक्लूड रहेगा, एनी अदर होगा तो उसे सही माना जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर एक छोटा सा रूल देखना है। ईच इज यूज्ड टू इंडिकेट अ लिमिटेड नंबर एंड एवरी टू डिनोट एन अनलिमिटेड नंबर इन सिलेक्शन और चॉइस। तो जब भी बात की जाएगी सिलेक्शन या चॉइस की, ठीक है, तो ईच जो है हमारा वो क्या बताएगा? लिमिटेड नंबर को बताएगा, लेकिन एवरी जो है वो क्या बताएगा? हमारा अनलिमिटेड नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है जब भी हम सिलेक्शन करते हैं या चॉइसेस को बताते हैं। एवरी वन ऑफ द टू बॉयज, अब टू बॉयज यहां पर क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? टू बॉयज हमारा लिमिटेड नंबर है। टू बॉयज बता दिया ना, दो ही लड़के हैं, तो दो लड़के हमारे क्या हो गए? लिमिटेड नंबर हो गए। और लिमिटेड नंबर के साथ हमें किसका यूज करना चाहिए था? ईच का यूज करना चाहिए था, जबकि यहां यूज किसका किया गया है? एवरी का यूज किया गया है। इसका मतलब ये यहां पर हमारा स्टेटमेंट गलत है। अब अगर मैं कहता हूं ईच वन ऑफ द टू बॉयज, हाँ ठीक है, टू बॉयज है यानी कि लिमिटेड नंबर है, और ईच का इस्तेमाल हुआ है, ईच का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यहां पर हमारा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाएगा। ही केम टू सी अस ईच डे, वो हमसे प्रतिदिन मिलने आता है। अब प्रतिदिन किस में? वीक में,
तो पता चल जाएगा 7 डेज हैं। मंथ में तो पता चल जाएगा कि 30 या 31 डेज हैं। ईयर में तो पता चल जाएगा 365 दिन है, 365 डेज है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर यहां पर लिमिटेड नंबर होता, अगर हमारा यहां पर लिमिटेड नंबर होता तो ईच हमारा सही होता, लेकिन ही कम टू सी ईच डे तो कहना गलत है, क्योंकि यहां पे लिमिटेड नंबर कुछ दे नहीं रखा। तो ही केम टू सी अस एवरी डे कहना जरूर सही है, क्योंकि यहां पर हमारा जो टाइम है वो कैसा है, अनलिमिटेड है, क्योंकि डेज जो है वो हमारे क्या है यहाँ पर अनलिमिटेड है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया, एवरी का इस्तेमाल किया हो गया, और ये हमारा सही रहा और ये हमारा इनकरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, सम इज यूज्ड इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में कहते हैं आपके पास कुछ किताबें हैं क्या, आपके पास कुछ किताबें हैं क्या। तो आप पलट के क्या बोलते हो जब आपके पास नहीं है, तो आप ये थोड़ी कहते हो मेरे पास कुछ किताबें नहीं है, आप कहते हो मेरे पास कोई किताब नहीं है। वहां पर आप क्या यूज करते हो कि मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। तो कुछ और कोई का जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, कुछ और कोई का जो डिफरेंस है, बस वही यहां पर हमें देखना है। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। तो जहां पर कुछ है वहां सम लगा दो, जहां कोई है वहां पर हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, एनी का इस्तेमाल करना चाहिए। आई डोंट नेगेटिव सेंटेंस है, सम का इस्तेमाल करना गलत है। आई डोंट वॉन्ट एनी चॉकलेट्स, यानी मुझे कोई चॉकलेट्स नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी चॉकलेट्स सही है, आई डोंट वॉन्ट सम चॉकलेट्स गलत है, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या इंटरोगेटिव, और अगर नेगेटिव हो तो हमें किसका इस्तेमाल करना है, एनी का इस्तेमाल करना है। आई विल हैव एनी टी, एनी टी, आई विल हैव सम टी, यानी कि मैं कुछ चाय लेना पसंद करूंगा। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अब जिन गाइस को ये, जिन लोगों को पता नहीं है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्या है, उनको एक बार मैं बता देता हूँ। सकारात्मक वाक्य को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और प्रश्नवाचक वाक्य को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो वाक्य अगर सकारात्मक हो तो लगाओ सम, वाक्य अगर नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो लगाओ एनी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है यहाँ पे। डिड क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब सम लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें किसका इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हमें एनी का इस्तेमाल करना है, सम का इस्तेमाल नहीं करना है। बस यहाँ पे ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट हमारा रूल यहाँ पे क्या कहता है, रूल नंबर रूल नंबर 20, लास्ट रूल है हमारा। क्या कहता है, व्हाट्स द करेक्ट ऑर्डर फॉर मल्टीपल एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। यानी कि अगर किसी भी एक वाक्य के अंदर अगर एक से ज्यादा विशेषण, एक से ज्यादा अगर एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो बताइए उनमें से उन्हें रखने का सबसे सही क्रम क्या होगा। तो देखिए जरा ये क्या कहता है, व्हेन यू लिस्ट सेवरल एडजेक्टिव्स इन अ रो, जब आप बहुत सारे एडजेक्टिव्स को देखते हैं एक क्रम से, देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर दे नीड टू बी रिटन, तो उनका एक सही क्रम होता है जिस क्रम में उन्हें लिखा जाना चाहिए और स्पोकन या बोला जाना चाहिए। नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश टेंड टू पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर नेचुरली। जो लोग स्वाभाविक तौर से इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि जो इंग्लिश नेटिव कंट्रीज से हैं, यानी कि जिनकी मूल भाषा या मातृभाषा ही अंग्रेजी है, वो उसे एक सही क्रम से बोलते हैं स्वाभाविक तौर पे। वो वहाँ पे कोई ग्रामर नहीं देखते, वो उन्हें स्वाभाविक तौर से ही उस क्रम से बोलते हैं। बट इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू विल हैव टू मेमोराइज द ऑर्डर, इट गोज लाइक दिस। तो अगर आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपको उस क्रम को याद करना पड़ेगा, जो कि ऐसे है, बिफोर द एडजेक्टिव यू विल नॉर्मली हैव द डिटर्मिनर्स। यानी कि सबसे पहले क्या है कि आपको अगर एडजेक्टिव भी लगना है और डिटर्मिनर भी लगना है, तो आप क्या करोगे, बिफोर द एडजेक्टिव यू विल नॉर्मली हैव द डिटर्मिनर, यानी कि सबसे पहले आप डिटर्मिनर लगाओगे। डिटर्मिनर, और उसके बाद में आप एडजेक्टिव्स का प्रयोग करो। ये आपका क्रम वहां पर रहने वाला है। और अगर इससे आगे भी पढ़ना चाहो तो इससे पहले आर्टिकल लगता है। ओके, तो है तो तीनों की तीनों एडजेक्टिव, लेकिन पहले आर्टिकल का यूज होगा, फिर डिटर्मिनर का यूज होगा, उसके बाद में एडजेक्टिव का यूज किया जाना चाहिए।
तो गाइस दैट वाज आवर लेसन फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डिटर्मिनर्स, हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया है, तो डिटर्मिनर्स से रिलेटेड भी अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड काइंडली प्लीज support us, share this video as much as possible, like this video and comment your views about the video, about the teaching or the learning material, so we can help you more in other ways. Thank you very much. See you soon.